गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ एक तुलनात्मक अध्ययन, द लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस ए कंपैरेटिव स्टडी। इस श्रृंखला में हमने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ की समानताएं देखी। आज हम राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्नताएं देखेंगे, डिससिमिलरिटीज बिटवीन लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस। जो हमने समानताएं देखी थी, उन समानताओं के बावजूद इन दोनों संगठनों में असमानताएं अधिक हैं। समानताओं को जब हमने देखा था तो हमने ये कहा था कि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक ये रूप है जो राष्ट्र संघ था, और इसमें कोई आश्चर्य और शंका का विषय नहीं था। या हम ये कह सकते थे कि राष्ट्र संघ को नया बाना पहनाकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया है। लेकिन क्लाइड ईगल्टन का कहना है कि यद्यपि दोनों संस्थाओं के स्वरूप और ढांचे में एक रूपता है, फिर भी इनके उद्देश्यों में मौलिक भेद है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विचार एवं प्रकृति में राष्ट्र संघ से बिल्कुल भिन्न है। इन दोनों संगठनों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है जन्म के समय विभिन्न परिस्थितियां, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। दोनों संगठनों की स्थापना अलग अलग परिस्थितियों में हुई। राष्ट्र संघ की प्रसविदा वर्साई संधि का एक भाग था। वस्तुतः उसका मुख्य उद्देश्य वर्साई की संधि द्वारा की गई व्यवस्थाओं को बनाए रखना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसी संधि के भाग के रूप में न होकर एक स्वतंत्र वातावरण में हुई थी। वह विजयी देशों की संस्था न होकर सहयोग तथा सह अस्तित्व पर आधारित थी। इसका संबंध पराजित राष्ट्रों पर थोपी गई किसी संधि से नहीं है, और न ही इसका उद्देश्य विजयी राष्ट्रों द्वारा शोषण और दमन को कायम रखना है। यह संगठन विजयी तथा पराजित दोनों देशों को समान मानता है। निर्माणकालीन परिस्थितियों में अंतर होने के कारण दोनों संगठनों में भी अंतर पाए जाते हैं। शांति सम्मेलन में निर्मित होने के कारण राष्ट्र संघ का भाग्य शांति संधियों के साथ जोड़ दिया गया है। वर्साई संधि के साथ जुड़े रहने के कारण राष्ट्र संघ के साथ भी उसकी त्रुटियां चिपकी हुई थी। शांति संधियों के साथ इसका राजनीति सहचर्य होने के कारण राष्ट्र संघ सदैव आलोचना का विषय बना रहा। वह विजेता राष्ट्रों की संस्था के रूप में विख्यात रहा। इसके चलते राष्ट्र संघ बदनाम हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय महायुद्ध के बाद हुई या होने वाली शांति संधियों से कोई संबंध नहीं है। ये एक स्वतंत्र अभिकरण है और इसका उद्देश्य विजयी राष्ट्रों के शोषण या दमन को बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे यथासंभव कम अथवा समाप्त कर देना है। चार्टर की धारा 107 द्वितीय महायुद्ध के शत्रु राज्यों के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों से संयुक्त राष्ट्र संघ को मुक्त रखती है। यह विजेता और विजित, छोटे और बड़े सभी देशों को समानता का दर्जा देता है। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर राष्ट्र संघ के प्रसविदा से अधिक श्रेष्ठ और उदार है। सेकंड नंबर पर इसकी विभिन्नता है प्रसविदा की तुलना में चार्टर एक व्यापक प्रलेख, डिफरेंस बिटवीन कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक लंबा प्रलेख है जो विश्व शांति की सभी समस्याओं से संबंधित है। इसमें एक प्रस्तावना और 141 धाराएं हैं। इसके विपरीत राष्ट्र संघ का प्रसंविदा एक छोटा प्रलेख था। इसमें केवल 26 धाराएं थी और उसका क्षेत्र भी अविकसित था। इसमें विश्व राजनीति के प्रति व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। दोनों संगठनों की प्रस्तावना में भी काफी अंतर है। राष्ट्र संघ की संविदा की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द थे महान संविदाकार राष्ट्र संघ की संविदा को स्वीकार करते हुए। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में शांति एवं सुरक्षा के अतिरिक्त आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी उल्लेख है तथा प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग अधिक महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं संगठन के आधार पर इसमें अंतर की।
डिफरेंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन अधिक व्यापक है। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग केवल सभा, परिषद तथा सचिवालय थे, जबकि वर्तमान संगठन के मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। इसमें आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एक नई संस्था है जिसकी स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के बिना विश्व शांति की स्थापना नहीं हो सकती। हम बात करें कार्यक्षेत्र में अंतर के आधार पर, डिफरेंस इन ज्यूरिसडिक्शन। राष्ट्र संघ का कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके विभिन्न संगठन जैसे कि यूनेस्को, WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्नशील हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्यों का विभाजन। राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बीच कार्य विभाजन अधिक स्पष्ट और निश्चित है। राष्ट्र संघ की सभा तथा परिषद के कार्यों में अनिश्चितता तथा संदेह की स्थिति थी, जिसके कारण राष्ट्र संघ की स्थिति अंत तक दुर्बल रही। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इस प्रकार की दुर्बलता के प्रति सावधानी बरती गई है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद के कार्यों में स्पष्ट विभाजन किया गया है। शांति व सुरक्षा संबंधी सभी विषयों पर निर्णय लेने तथा उसे लागू करने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है, जबकि महासभा को केवल विचार विमर्श करने तथा प्रस्ताव पास करने की शक्ति दी गई है। जब सुरक्षा परिषद सुरक्षा संबंधी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निषेधाधिकार के कारण कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाता है और विश्व शांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में सन 1950 में पारित शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा महासभा को शांति की रक्षा करने का भार सौंपा गया है। तथापि इस स्थिति में भी महासभा संबंधित विषय पर केवल विचार विमर्श तथा सिफारिश कर सकती है, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद को है। हम बात करते हैं सदस्यता से संबंधित अंतर के बारे में, डिफरेंस रिगार्डिंग मेंबरशिप। सदस्यता की दृष्टि से राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक व्यापक है। राष्ट्र संघ में यूरोप के प्रतिनिधि अधिक थे, जबकि वर्तमान संगठन में सभी क्षेत्रों यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि के राष्ट्र शामिल हैं। राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 63 से अधिक कभी नहीं गई, जबकि वर्तमान संगठन में इस समय 193 के लगभग सदस्य राज्य हैं। विश्व की सभी महान शक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य हैं। राष्ट्र संघ की सदस्यता ऐच्छिक थी। कोई भी राष्ट्र 2 वर्ष का नोटिस देकर इसकी सदस्यता छोड़ सकता था। जापान, इटली तथा जर्मनी जैसे प्रमुख राष्ट्रों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण राष्ट्र संघ की सदस्यता का त्याग कर दिया। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य को संघ की सदस्यता छोड़ने अथवा इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। नए सदस्यों के प्रवेश के संबंध में भी दोनों संगठनों के विधान में अंतर है। राष्ट्र संघ में नए सदस्यों के प्रवेश का अधिकार प्रसंविदा में केवल असेंबली को दिया गया था। असेंबली 2/3 बहुमत से किसी को भी जो स्वशासित राष्ट्र थे उपनिवेश या क्षेत्र को राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती थी, और चार्टर में इसके लिए सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा प्रवेश का विधान किया गया है। परंतु महाशक्तियों के मतक्य के अभाव में सुरक्षा परिषद की अनुशंसा संभव नहीं है। इसी कारण से अनेक देशों को वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। राष्ट्र संघ में सदस्यता त्याग की बहुत ही सरल व्यवस्था थी। कोई भी सदस्य राज्य 2 वर्ष की सूचना देकर राष्ट्र संघ से अलग हो सकता था, और चार्टर में इस तरह का कोई व्यवस्था या कोई प्रावधान नहीं है। हम बात करें अधिवेशन तथा मतदान व्यवस्था की। दोनों संगठनों के अधिवेशनों तथा मतदान पद्धति में भी अंतर पाया जाता है। राष्ट्र संघ की सभा तथा परिषद के अधिवेशन अति अल्पकालीन होते थे। परिषद की बैठक वर्ष भर में केवल 3-4 बार होती थी, और सभा के अधिवेशन वर्ष में केवल 2 बार। इसके विपरीत वर्तमान संगठन की सुरक्षा परिषद की बैठक 14 दिन में 1 बार अवश्य होती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की निरंतर कार्य करने वाली कार्यकारिणी है,
और इसके सदस्य राज्यों का एक एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से संघ के कार्यालय में रहता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की सभा की तुलना में महासभा के अधिवेशन महीनों चलते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्णय, डिसीजंस। राष्ट्रसंघ की सभा तथा परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से किए जा सकते थे, परंतु वर्तमान संगठन की महासभा के निर्णय महत्वपूर्ण विषयों पर 2/3 बहुमत से तथा साधारण विषयों पर साधारण बहुमत से ही लिए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद में प्रक्रिया संबंधी विषयों से संबंधित निर्णय 15 से 9 सदस्यों की स्वीकृति से हो जाते थे, परंतु महत्वपूर्ण विषयों के लिए आवश्यक है कि 9 में से 5 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक रूप से शामिल हों। दूसरे शब्दों में सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। हम बात करते हैं दोनों की शक्तियों में अंतर के बारे में। डिफरेंस इन पावर्स। राष्ट्रसंघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ एक अधिक प्रभावशाली संगठन है, और ये किस रूप में प्रभावशाली है ये निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखें कि राष्ट्रसंघ किसी देश पर आक्रमण हो जाने पर उसे रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। राष्ट्रसंघ के द्वारा किसी देश पर आक्रमण हो जाने पर ही उसे रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ केवल युद्ध छिड़ जाने पर ही नहीं, बल्कि शांति भंग होने की आशंका और आक्रमण होने के भय पर भी अपनी कार्रवाई आरंभ कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रसंघ के पास शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध मुख्य रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाने को ही शक्ति थी, और ये आर्थिक प्रतिबंध भी नाम मात्र के ही थे। जापान के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे और इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध पूर्णतः असफल सिद्ध हुए। इसके विपरीत सुरक्षा परिषद के पास सैनिक कार्रवाई करने का भी अधिकार है और इसके लिए सदस्य राज्यों से सैनिक सहायता की अपील कर सकती है। कोरिया तथा कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सैनिक कार्रवाई इसके स्पष्ट उदाहरण है। राष्ट्रसंघ के पूरे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर कि राष्ट्रसंघ के पास संकट के समय प्रयुक्त करने के लिए कोई अपनी सेना नहीं थी और न ही किसी राज्य पर आक्रमण हो जाने की स्थिति में यह सदस्य राज्यों की स्थिति पर निर्भर करता था कि वे इसकी सहायता करें या ना करें, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इसके लिए वचनबद्ध हैं कि समय आने पर सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर सैनिक सहायता देंगे। इस कार्य में सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए एक सैनिक स्टाफ समिति की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा हम चौथे नंबर पर देखते हैं कि राष्ट्रसंघ में यह निर्णय करना सदस्य राज्यों का कार्य था कि किसी सदस्य ने राष्ट्रसंघ के संविधान का उल्लंघन किया है अथवा नहीं और उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाए या नहीं। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार शांति भंग की दशा को निश्चित करना और सैनिक कार्रवाई करने के संबंध में निर्णय लेना सदस्यों का नहीं बल्कि सुरक्षा परिषद का कार्य है और उसके निर्णयों का पालन सदस्यों की इच्छा पर निर्भर न होकर आवश्यक है। हम बात करें पांचवें नंबर पर, विश्व शांति व सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रसंघ को अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। वे इस बात की ओर किसी सदस्य राज्य द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर ही विचार प्रकट कर सकता था, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर स्वयं भी कार्रवाई करने का अधिकार है। तो इस प्रकार आपने दोनों शक्तियों के आधार पर दोनों की जो अंतर देखा है उसमें स्पष्ट होता है कि राष्ट्र संघ से बहुत कुछ सबक लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को काफी शक्तिशाली बनाया गया। हम बात करें 10वें नंबर के पॉइंट की, तो वो है युद्ध के बारे में अंतर, डिफरेंस रिगार्डिंग वार। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत युद्ध को अवैध घोषित नहीं किया गया था। कुछ परिस्थितियों में संघ का सदस्य राज्य संविदा की अवहेलना किए बिना ही युद्धरत हो सकता था। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार युद्ध बिल्कुल अवैध है। केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सदस्य राज्य युद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने इसके 10 पॉइंट देखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके अगले पॉइंट्स के बारे में विचार विमर्श करेंगे, जो कि इसके डिफरेंस से, इसके अंतर से
संबंधित हैं। हम एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं कि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जन्म के समय विभिन्न परिस्थितियों के बारे में। प्रसंविदा की तुलना में चार्टर एक व्यापक प्रलेख है। इस आधार पर संगठन में अंतर के आधार पर, कार्य क्षेत्र में अंतर के आधार पर, कार्यों के विभाजन के आधार पर, सदस्यता से संबंधित अंतर, अधिवेशन तथा मतदान व्यवस्था, निर्णय, दोनों की शक्तियों में अंतर और युद्ध के बारे में अंतर। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाकी के डिफरेंसेस देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में विभिन्नताएं किस प्रकार की और कैसे पाई जा सकती है। धन्यवाद।